तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युवान को फाइनली थर्ड सेंट रून मिल जाता है और इसका नाम था हेवनली पनिशमेंट। अब जब ये पनिशमेंट रून इसके बॉडी में एंटर करता है तो एक अलग ही पावर युवान फील करता है और ये रून जाकर के इसके की ड्वेलिंग में बैठ जाता है। और इसके बॉडी में यानी इसके की ड्वेलिंग में पहले से एक 7 कलर का ट्रेजर था जो कि अब काफी तेजी से चमकने लगा था। युवान भी काफी शॉक्ड था क्योंकि जैसे ही ये सेंट रून पहुंचा था वो डिवाइन ट्रेजर थोड़ा इधर उधर होने लगता है और बीच वाला जो पोजीशन था की ड्वेलिंग में वो इस सेंट रून जाके वहां पे बैठ चुका था। इस हेवनली पनिशमेंट रून से एक लाइट निकलती है जो कि 7 कलर ट्रेजर को घेर लेती है और पलक झपकते इसे निगल भी जाती है। युवान को समझ में नहीं आता कि भाई अब क्या करूं, एक 7 कलर का ट्रेजर और ये हेवनली पनिशमेंट रून सीधा निकल गया और ये चिल्लाने लगता है कि इसे बाहर निकालो बाहर निकालो। पर ये पनिशमेंट रून ऐसा कुछ करता नहीं है। युवान को समझ में नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। फिलहाल इन चीजों को इग्नोर मार के कि इसकी बॉडी में क्या चल रहा है, यहाँ पर जो आसपास में 8 कलर के डिवाइन ट्रेजर, 7 कलर के, 6 कलर के जो भी थे, ये उन्हें इकट्ठा करने लगा। और ये दिमाग लगा जो 8 कलर का डिवाइन ट्रेजर, क्योंकि इसने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो अपने बॉडी में एक एब्जॉर्ब कर लेता। और ये मन में ही सोच रहा था कि पनिशमेंट रून इस बार मत करना ऐसा कि इससे भी निकल जाना। और जैसे ही एंटर कर रहा था 8 कलर का ट्रेजर, हेवनली पनिशमेंट रून एक बार फिर से चमकता है। युवान अब दिमाग लगाता है ये जो डिवाइन ट्रेजर था जिसको कि ये निगल रहा था, ये बाहर उसे निकालने लगा, पर शायद अब लेट हो चुका था और पनिशमेंट रून के पास एक अलग ही प्रेशर और 8 कलर ट्रेजर को भी, जो कि युवान अभी निगला था, पनिशमेंट रून अंदर निकल जाता है। अब युवान फिलहाल ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेता है, एक 6 कलर का ट्रेजर अपने की ड्वेलिंग में डालता है और इससे भी पनिशमेंट रून सीधा निकल जाता है। अब ये सोच रहा था मुझे एक 9 कलर का ट्रेजर चाहिए था या एटलीस्ट 7 या 8 कलर का, पर क्या फायदा, अब तो ये पनिशमेंट रून ही निकल जा रहा है। और युवान इसे गाली मार रहा, मतलब प्यार से, कि तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो पनिशमेंट रून। और इस समय पनिशमेंट रून वाइब्रेट करने लगता है, मानो एक मैसेज भेज रहा हो कि मैं हूं तो क्या गम है, कुछ ऐसा टाइप मैसेज। अब युवान को समझ में नहीं आता है, पर यह गेस कर रहा था कि क्या ये पनिशमेंट रून डिवाइन ट्रेजर की जगह ले सकता है, और अगर ले सकता है तो ये जो डिवाइन ट्रेजर बनाएगा वो किस लेवल का होगा। और इसके बाद पनिशमेंट रून फिर से शांत हो जाता, क्योंकि ये जो पनिशमेंट रून था शायद जो सेंट डिकोडर रून है और अर्थ रून है उनसे ज्यादा पावरफुल भी और ज्यादा घमंडी भी। और युवान को एक लालच तो आ ही रहा था कि क्या पता ये मुझे एक 9 हेवेंस का डिवाइन ड्वेलिंग दे दे। और एक और चीज थी, क्योंकि ये जो पनिशमेंट रून था इसने काफी ऑरा एब्जॉर्ब किया था, तो युवान इसे रिफाइन करके अपना ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। एक और चीज थी, इसे जो 4th सेंट रून था उसका कोई क्लू नहीं मिलता है, न तो कोई लोकेशन। समय बीतता है और यहाँ पर जो भी ट्रेजर थे युवान उन्हें अब एक बैग में भर लेता है। ये जेट डिस्क से बाहर निकलता है और ये डिस्क भी यहाँ से अब गायब हो चुका था। बैटल वहीं खत्म हो चुका था। चू किंग, ली किंग चान, याओ याओ और बाकी चोजन वंस यहाँ पर खड़े थे। युवान को समझ में आता है अच्छा तो सैक्रेड पैलेस वाले गेव अप कर दिए। कॉन्गसिंग भी इधर देखते हैं यार वो जेट डिस्क वो तो गायब हो गया। युवान फिर बताता है कि टेंशन की बात नहीं है, उसमें जो भी ट्रेजर्स थे मैंने इकट्ठा कर लिए। और ये बताता है कि 3 8 कलर के ट्रेजर्स, 12 से ज्यादा 7 कलर के ट्रेजर्स, और बाकी तो छोड़ ही दो। क्यूकिंग भी इस समय अपने सर को खुजाने लगा कि यार ये तो सही है। और बड़ी बात ये थी कि कांगजुआन सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल्स को फायदा होने वाला था, क्योंकि 7 कलर के भी ट्रेजर्स 12 से ज्यादा थे। हालांकि इंसान खुद से भी कल्टीवेट करके डिवाइन ट्रेजर्स अपनी बॉडी में बना सकता है, मिथिकल इसेंस से और जेनेसिस की से, पर उसमें काफी समय चाहता। और युवान ये भी बताता है कि जो 8 कलर के 3 ट्रेजर्स थे उनमें से एक इसने एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी लोग भी कुछ बोलते नहीं, क्योंकि ये जो भी था युवान का ही करा धरा था। और चोकिंग तुरंत ही हाँ में सर हिलाते, वैसे भी ये चीज तुमने अपने लाइफ लाइन को बैटल में डाल के किया था तो चलता है। और युवान बताता कि यहाँ पर ये ट्रेजर नहीं निकाल सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। और चोकिंग इस दौरान कहते हैं यार सब चीज तो सही है, पर मैं अपने गोल्डन शटल को जियांग टाइसन के खिलाफ टेस्ट नहीं कर पाया, बाकी तो सब सही है। फिलहाल इन लोगों का डिस्कशन चलते ही रहता है। और वहीं दूसरी तरफ अलग अलग पीक के लिए अभी भी बैटल चल ही रहा था, जैसे स्वॉर्ड सेक्ट वर्सेस ड्रैगन सेक्ट और बाकी बैटल्स। और इस समय युवान वगैरह एक ही चीज सोच रहे थे, और ये चुकिंग से भी कहता कि हेवनली घोस्ट सेक्ट ने हमें परेशान किया था, तो क्या हम उनसे फाइट कर सकते हैं, यानी कि फेरी पैलेस और बाकी को सपोर्ट कर सकते हैं। और ये लोग भी एक प्लान बना कि हम डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे, और ये चुकिंग का प्लान था। और देखा जाए तो फेरी पैलेस और घोस्ट सेक्ट का जो पावर था मैचअप यानी बराबर के ही थे। और जब कांगजुआन सेक्ट फेरी पैलेस का साथ देता है तो घोस्ट सेक्ट वाले हार जाते हैं। हालांकि घोस्ट सेक्ट में भी जाओ यू करके एक बंदा था जो कि चोजन 1 की रैंकिंग में पूरे सेंगजाओ कॉन्टिनेंट में 6वें नंबर पर था।
पर सामने कौन है, चू किंग वगैरह, तो इन्हें भी हार मानना ही पड़ता है। और मन ये सेक्रेड पैलेस वालों को गाली दे रहा था कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया होता तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता। और जो 7वां जेट डिस्क उस पर जो बैटल होता है, वहां पर एक कोई क्लैन था वॉयलेंट सन पैलेस करके, ये लोग जीत जाते हैं और पूरा मिथिक यूटोपिया का बैटल अब समाप्त हो चुका था। युवान को इस समय दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ी पे खड़ा था और सोच रहा था जब सेक्ट वापस लौटूंगा तो हेवनली पनिशमेंट रूम में जो एनर्जी है, थोड़ी बहुत प्योर एनर्जी, उसे एब्जॉर्ब करके अल्फा 9th लेयर में मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और ये जानता था इसे ये सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, डिवाइन ड्वेलिंग में जल्दी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो किंग वू जो है इसके ग्रेट जाओ एम्पायर को सप्रेस कर सकते हैं। और ये पुराने दिनों को याद करता है कि किंग वू ने इसके फादर के एक हाथ को भी तोड़ दिया था। इधर किंग चान को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि उसने पीक मास्टर से कांटेक्ट कर लिया है, जल्दी ये लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। तो मिथिक यूटोपिया इसका ट्रिप सच में समाप्त हो चुका था। पेस यहाँ का वाइब्रेट करता और ये सभी बच्चे यानी अलग अलग सेक्ट के अपने अपने ब्लैक होल या जो भी पुल उसमें एंटर कर जाते। जैसे कांगजुआन सेक्ट को लेने के लिए पीक मास्टर लियान ही आई हुई थी और लियान ही भी हालांकि दूसरे साइड थी पर काफी चिंतित कि अंदर से कितने लोग बाहर आने वाले हैं, कितने लोग मारे गए हैं, क्योंकि हर बार कांगजुआन सेक्ट के बहुत सारे लोग मारे जाते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि 10 चोजन वंस में से आधे चोजन वंस मारे भी गए थे। और ये सब काम हर बार सेक्रेड पैलेस वाले ही करते थे। और जब ये मनी मन बोल रही थी तो थोड़ा तेज बोल देती, तो सेक्रेड पैलेस का जो हॉल मास्टर था किनलिंग, 4th हॉल मास्टर, ये सुन लेता है और ये भी मजे ले रहा था और कहता है देखते हैं इस बार आपके कितने डिसाइपल्स बचे रहते हैं। बदले में लियानी भी इसे काउंटर कर रही थी, क्या पता इस बार कुछ अलग हो जाए। पर किनलिंग हंसता कि चमत्कार वत्कार कुछ होता नहीं है। बाकी भी अलग अलग सेक्ट के पीक मास्टर यहाँ पर वेट कर रहे थे। पासेज वे फाइनली यहाँ पर खुलता है। चू किंग, किंग चन, कॉन्गशिंग, येगे, जाओ युवान, ये सब ये बाहर आने लगते और इन्हें देखकर लियानी ये काफी खुश हो जाती है कि 10 चोजन वंस एटलीस्ट सुरक्षित हैं और चीफ डिसाइपल्स भी सुरक्षित थे। ये हैरान थे कि यार ऐसा कैसे हो गया। तब तक किनलिंग हंस कि लगता है ये लोग बाहर में ही छिपे हुए थे, नहीं तो एटलीस्ट इंजर्ड वगैरह तो होते ही। इस समय बाकी सेक्ट के भी लोग कांगजुआन सेक्ट के डिसाइपल्स की तरफ ही देख रहे कि यार ये लोग इतने सुरक्षित कैसे हो सकते हैं। ली किंग चान इस दौरान पीक मास्टर लियानी को ग्रीट करती और जो भी मैटर था पूरा रिपोर्ट करती कि इस बार के ट्रिप में हमें 3 8 कलर के डिवाइन ट्रेजर और 7 कलर के तो 12 से भी ज्यादा और बाकी चीजों के बारे में रिपोर्ट करती है। इवन लियानी को भी इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और किनलिंग हंस के कहता है कि ये लोग मजाक करें, वो भी 3 8 कलर के डिवाइन ट्रेजर, इतने तो मिथिक यूटोपिया में मिलते भी नहीं है। इस समय लियानी को भी लग रहा था कि अगर किंगचन ये कहती कि 3 7 कलर के ट्रेजर्स तो शायद ये मान लेती, पर 3 8 कलर के ट्रेजर्स ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था। अब किंगचन बाकी चीजें भी बताना शुरू करती है कि एनिमीज के बारे में, कि हमारे कांगजुआन सेक्ट ने लीजुन को मार दिया, सेक्रेड पैलेस वाले को, टाइमो और जिन चैनजी भी मारे गए, जान टाई किंग वो सीरियसली इंजर्ड है। अब ये चीज सही में इवन किनलिंग को भी हैरान कर देती है कि बकवास बंद करो, हमारे सेक्रेड पैलेस के चोजन वंस तुम्हारे कांगजुआन सेक्ट से कई पावरफुल है और तुम लोग जिंदा हो और वो लोग मारे गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो भी जान टाई किंग, वो इंजर्ड है, क्या तुमने उनको अपने शब्दों से मार दिया। अब किनलिंग इस समय लियानी की तरफ देखता है, यार तुम लोगों ने अपने डिसाइपल्स को कुछ सिखाया नहीं, बस ये बातें काफी बड़ी बड़ी करते हैं। लियानी भी इस दौरान किंग चान से पूछती है क्या तुम जो कह रही हो वो सही है। किंग चान हाँ में सर हिलाती है और जाओ युवान की तरफ देखती है। युवान भी इस समय बैग की तरफ इशारा करता है कि इसमें बहुत सारे ट्रेजर्स है और एक आधी ट्रेजर्स ये दिखाता भी है। अब इन्हें देखकर किनलिंग भी हैरान था कि मतलब ये लोग सही कह रहे हैं। और इसी दौरान किनलिंग के आसपास का स्पेस खुलता है, सेक्रेड पैलेस के सभी डिसाइपल्स बाहर आते हैं। किनलिंग इन्हें स्कैन करने लगता है और जैसा कि किंग चान ने बताया कुछ वैसा ही था, जिन चानजी वगैरह गायब, यानी कि सीधा सीधा मारे गए थे। और बाकी सेक्ट वाले भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया, हर बार सेक्रेड पैलेस इधर कई सालों से कांगजुआन सेक्ट को सप्रेस कर देता, पर इस बार मैटर उल्टा हो गया था। जहां सेक्रेड पैलेस के पास 3 बंदे काफी पावरफुल थे, यानी जियांग टाइशिन, टाई किंग और जिन चैनजी, वही कांगजुआन सेक्ट के पास बस चू किंग था। तो कैसे इन लोगों ने उन्हें काउंटर, तो किनलिंग अंदाजा लगाते कि शायद चू किंग ने मारा होगा। जियांग टाइसन अब ये बोल नहीं, चीफ डिसाइपल जाओ युवान, उसने ही ली जुन टाइमो को भी मारा है और जिन चैनजी को भी। हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती, मतलब एक चीफ डिसाइपल ने एक चोजन वन को, वो भी नंबर 3 के चोजन वन को मार दिया था। पीक मार्शल लियानी भी हैरान होकर के युवान की तरफ देख रही, किसने जिन चैनजी को मार दिया, जिसको भी शायद कॉन्सिंग और किंग चान भी मार नहीं सकते थे। और किनलिंग को इधर गुस्सा आता है कि जाओ युवान,
ये नाम इसने सुना था। इसे याद आता है कि सेक्ट मास्टर ने इस बंदे का नाम लिया था और ये टाइसन से कहता है कि तुम लोग बेकार हो, अब मुझे इससे हैंडल करना पड़ेगा। अब ये लियानी से कहने लगा, इसे हमें थी तो इसने जो किया है वो सही नहीं है। इसने हमारे 3 चोजन वंस को मारा है और अपनी पावरफुल ऑरा ये रिलीज करने लगता है। पर इसे काउंटर करने के लिए लियानी भी अपना पावर रिलीज करती है कि मेरे रहते हुए तुम मेरे डिसाइपल्स को टच करोगे। अब लियानी का भी जो पावर था वो ये नासेंट सोल स्टेज के पीक पर थी और इनके आसपास एक क्रिस्टल पेटल को देखा जा सकता था। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराने लगते और पूरा स्पेस ही मानो यहाँ का डिस्टॉर्ट होने लगता है। और इस समय लियानी चिल्लाती कि किनलिंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे रहते हुए मेरे कांगजुआन सेक्ट को बुली कर सकते हो? अब किनलिंग भी हंसता कि पास्ट में मानता हूं कि तुम्हारा कांगजुआन सेक्ट ज्यादा पावरफुल था, पर अब वो बात नहीं है और तुम एक बच्चे के लिए इतना क्यों दुश्मनी मोल लेना चाहते? जब युवान शायद कुछ बोलने वाला तभी याओ इसके हाथ को पकड़ लेती है। ये टेंशन मत लो, तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। युवान बस एक ही चीज सोच रहा था, मैं अभी भी काफी वीक हूं। अगर मैं स्ट्रांग होता ना तो इस किनलिंग को एक चमाट मार के मार देता। और इस समय लियानी काफी गुस्से में थी और इनके आसपास एक डोमेन को देखा जा सकता था। बाकी भी जो एक्सपर्ट्स थे वो हैरान हो जाते और ये गुस्से में कहती है, किनलिंग अगर तुम फाइट करना ही चाहते तो करो फाइट, देखते हैं। तो जो नासेंट सोल लेवल के एक्सपर्ट होते उनसे ऊपर में आते हैं लॉ डोमेन मास्टर, और लियानी शायद इसी लेवल पे बढ़ रही थी। इनका एक खुद का डोमेन अब बनने लगा था। लेकिन देखा जाए तो पूरे कांगजुआन सेक्ट में लॉ डोमेन लेवल के एक्सपर्ट बस सेक्ट मास्टर किंग यांग थे। अभी जो लॉ डोमेन का पावर था चारों तरफ फैलने लगता। किनलिंग भी अपनी ऑरा से इसे सप्रेस करने की कोशिश करता है और थोड़ी समय में पहचान जाता है और लियानी से कहता है कि तुम्हारा यह डोमेन अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम अभी स्यूडो लॉ डोमेन पे हो, यानी कि लॉ डोमेन के आधे लेवल पे, और तुम मुझे इस पावर से डराना चाहती थी। पर फिर भी शायद ये पावर इसको डील करने के लिए काफी था। युवान भी इस समय इस डोमेन को देख रहा था और समझ रहा था कि इस पावर लेवल पर जब शायद ये पहुंच जाए तो लोगों को काउंटर कर पाएगा। किनलिंग इस समय इस लॉ डोमेन की वजह से पीछे भाग गया था और लियानी कहती है, अब तुम नहीं चाहोगे मेरे डिसाइपल को ले जाना? डर क्यों लग रहा है तुम्हें? पर फिर भी इस समय किनलिंग कहता है, मतलब तुम लोग तो वैसे भी हमारे पुराने दुश्मन हो और ये दुश्मनी को तुम बढ़ा ही रही हो। और इस समय लियानी मानो इसे खत्म कर देना चाहती थी और लोगों को लगता है कि खतरनाक लेवल का बैटल हो सकता। तो अलग अलग सेक्ट के मास्टर जैसे कि स्वॉर्ड सेक्ट से जो आए थे यिंगजिया वगैरह किनलिंग को समझाने लगते हैं कि डिसाइपल्स मारे जाते हैं भाई मिथिक यूटोपिया में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किनलिंग कुछ कर नहीं सकता, अब ये अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। फिर भी एक आधी डायलॉग मार के जाता है कि हम इसे याद रखेंगे। अब इसके बाद लियानी जाओ युवान की तरफ देखती है, तुम काफी डर गए थे, क्या तुम्हें हमारे कांगजुआन सेक्ट में भरोसा नहीं है? युवान भी थोड़ा शर्मा जाता है कि वो इसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, वो अपने आप हो गया था, मतलब ये जो डर के सामने आ रहा था। और लियानी से समझाती है कि तुम अगर कांगजुआन सेक्ट के हो, चाहे चीफ डिसाइपल होते भी नहीं, तो भी हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते। अब युवान इस दौरान किंग यू, लुलुओ, ली चुनजुन, जेंगजू और निंगजान की तरफ देखता है और इशारा करता है कि फिर मिलेंगे कभी। और ये मन में सोच रहा था कि इसे 7 कलर के ट्रेजर्स तो मिलेंगे ही, जितना इसने काम किया है कई सारे, तो ये इनको इन सभी को दे देगा, जिससे कि इनको काफी फायदा हो सकता है। अभी जो न्यूज चारों तरफ फैल चुका था, मिथिक यूटोपिया खत्म हो चुका था और कांगजुआन सेक्ट इस बार का असली विनर है। और जाओ युवान का नाम काफी फेमस होने लगा था कि एक चीफ डिसाइपल ने पूरे बैटल को बदल के रख दिया था। और लोगों को यह भी मालूम था कि अब प्रिंस युवान एक चीफ डिसाइपल नहीं बल्कि चोजन वन बेसिकली बन चुका था। और इस समय सीन शिफ्ट होता है और सैक्रेड पैलेस को दिखाया जाता है। यहाँ का जो माहौल था काफी कोल्ड और सेक्ट मास्टर, जिन्हें कि हम पैलेस मास्टर भी कह सकते, शेंग युवान को दिखाया जाता। आंखों में इनके बिल्कुल इमोशन नहीं और इनके सामने जियांग टाइसन और जान टाइकिंग खड़े और बाकी भी जो चीफ डिसाइपल्स और चोजन वन, और ये बोलते हैं कि तुम लोगों ने काफी निराश किया है, खास करके तुम दोनों ने। और ये पूरी स्टोरी बताती कि हमारा सैक्रेड पैलेस कितना छोटा था और कांगजुआन सेक्ट को हमने कई बार हराया, अब हमारा नाम होने लगा था, पर तुम लोगों ने फिर से उसे मिट्टी में मिला दिया। और पनिशमेंट ये सबको दे रहे थे कि जो भी मिथिक यूटोपिया में पार्टिसिपेट किया था नॉर्मल डिसाइपल, उसे 100 कोड़े लगवाए जाएंगे और जियांग टाइसन और जान टाइकिंग को 500 कोड़े, कि तुम दोनों पे मेन जिम्मेदारी थी। और इसके बाद ये जियांग टाइसन की तरफ देखते हैं कि पनिशमेंट के बाद 1 महीने तुम आराम करोगे और 1 महीने बाद एक बंदा तुम्हें चैलेंज करेगा और अगर तुम हार गए तो जो फर्स्ट चोजन वन की रैंकिंग है वो उसके नाम हो जाएगी। टाइसन भी हैरान था कि भाई ये कौन है, क्यूकिंग होता तो समझ में आता है, हमारे सेक्ट में ऐसा कौन है जो मुझे चैलेंज कर सकता है। जब ये सोच रहा था तभी अचानक से एक बंदा इस हॉल में एंटर करता है। इसने काले कपड़े पहने
और एक ब्लड की इसके बॉडी में देखा जा सकता था। और मानो इसके अंदर जो ब्लड था कई सारे लोगों के ब्लड से बना था। और ये था वो हुआंग। और शेंग युआन इससे कहते हैं, यानी जियांग टाइसन से, ये मेरा खुद का पर्सनल डिसाइपल है। टाइसन भी हैरान था, क्योंकि पर्सनल डिसाइपल तो ये भी कभी नहीं बन पाया था सेक्ट मास्टर शेंग युआन का। वो हुआंग यहाँ पर सभी को ग्रीट करता है और जियांग टाइसन हैरान कि यार ये बंदा मुझसे फाइट करेगा। हालांकि ये पावरफुल है, पर बात भी इसके प्राइड की थी, पर फाइट तो करना ही था। अब बाकी लोग यहाँ से निकल जाते और सेक्ट मास्टर शेंग युआन और वो हुआंग बातें करते कि 1 महीने के बाद तुम जियांग टाइसन को हरा दोगे, उसके बाद तुम्हारा ग्रेट वो एम्पायर जाओ एम्पायर पे अटैक करेगा। वो वांग हाँ में सर हिलाता है। शेंग युआन यहाँ से फिर गायब हो जाते हैं और वो वांग सोचता है कि जाओ युआन, इस बार मैं तुम्हें बताता हूँ, मिथिक यूटोपिया में तुम अच्छा करके काफी उछल रहे हो। अगर तुम्हारी फाइट शायद जियांग टाइसन से होती तो तुम मर भी जाते थे, पर कोई नहीं, मैं हूं ना। और जब ये न्यूज़ फैलेगा कि वो वांग मैं पूरे सेंगजाओ कॉन्टिनेंट में नंबर 1 बंदा हूं, तो तुम्हें खुद पता ही चल जाएगा। अब इधर जाओ युआन और बाकी लोग सेक्ट वापस लौट चुके और बहुत सारे डिसाइपल्स काफी खुश थे। और इस समय सेंट जेनेसिस पीक को दिखाया जाता है और इनके जो डिसाइपल्स थे वो डिस्कस कर रहे कि जाओ युआन ने, यानी इनके सीनियर ब्रदर ने, काफी नाम कर दिया है अब इनके सेक्ट का और इनके पीक का। और वो जो लड़की थी मू जायोमान, जो कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर नई डिसाइपल आई थी, उससे भी दिखाया जाता है। और इन कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही याओ याओ और युआन के बाद ये भी अब काफी फेमस हो चुकी थी, क्योंकि ये हमेशा से जाओ युआन को अपना एक गोल बना चुकी थी कि ये जैसे टैलेंटेड है, जितने पावरफुल बन रहे, मैं इनके ही रास्ते पे चलूंगी। सेंट जेनेसिस पीक में अब जो डिसाइपल्स थे इनकी संख्या काफी बढ़ चुकी थी और ये सब जाओ युआन की वजह से हो रहा था। इसलिए टीचर शेन ये हमेशा से जाओ युआन से वैसे भी खुश रहते थे। जाओ युआन इधर जो भी ट्रेजर्स हॉल में दे देता है और इस समय यहाँ पर कांगजुआन सेक्ट में एक अलग ही सेलिब्रेशन, पर याओ याओ वहाँ पे जाती थी। और फिलहाल ये तीनों, यानी कि युआन, टुनटुन और याओ याओ, अपने पर्पल ड्वेलिंग केव की तरफ निकल जाते हैं, जिसे कि अब ये लोग अपना एक तरह से घर ही मान चुके थे। 3 दिन हो चुके थे युआन को यहाँ पर लौटते हुए और सेक्ट मास्टर किंग यान ने युआन को यहाँ पर अब चीफ डिसाइपल से चोजन 1 बना दिया और इसका रैंक 2nd नंबर पे कर दिया था। कॉन्गशिंग को भी दिखाया जाता है, जो कि शांत थे, हमेशा से ये चू किंग को अपना अपोनेंट मानते थे, और अब ये युआन से भी एक प्रेशर फील तो करने ही लगे थे। और कॉन्गशिंग को एक चीज और समझ में आ गया कि जो चू किंग का पावर है, जितना ये समझते थे, शायद उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और युआन को दिखाया जाता है, जो कि अपने केव ड्वेलिंग में था और काफी इमोशनल था, क्योंकि इसके पास एक लेटर आ चुका था कि ये चोजन 1 बन चुका है। पर फिलहाल इन चीजों को दरकिनार करके ये जेनेसिस की को एब्जॉर्ब करने लगता है सेंट पनिशमेंट रून से। और क्योंकि ये प्योर जेनेसिस की था, तो इसे ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। समय के साथ जैसे जैसे ये जेनेसिस की ये एब्जॉर्ब करता है, इसकी बॉडी में जेनेसिस की स्टार बढ़ना शुरू हो जाता है और एक काफी हाई लेवल के जेनेसिस की स्टार्स बन रहे थे। और प्योरनेस की तो बात ही छोड़ दो। और युआन इस दौरान सोच भी रहा था कि जियांग टाइसन के बॉडी में 1 लाख के आसपास स्टार्स हो गए थे, इसका कितना जाएगा जब ये अल्फा 9th लेयर में एंटर करेगा। युआन फिलहाल अपने दिमाग को शांत करता है और बस कल्टीवेशन पे फोकस करता है। समय बीतते जाता है और युआन लगातार ट्रेनिंग भी कर रहा था और कल्टीवेशन भी। और बाकी भी जो डिसाइपल्स थे इस दौरान, जैसे कि कॉन्गशिंग वगैरह, ये अपने कल्टीवेशन में लग जाते। और इस सब कांगजुआन सेक्ट काफी शांत। वहीं दूसरी तरफ ग्रेट वू एम्पायर को दिखाया जाता है और इनकी जो हालत, ये काफी फियर्स दिख रही। ये लोग बेसिकली अब चढ़ाई करने की तैयारी पर जाओ एम्पायर पर। सीन शिफ्ट होता है और द ग्रेट जाओ एम्पायर को दिखाया जाता है। यहाँ पर जाओ किंग थ्रोन पे बैठे हुए थे और बहुत सारे इनके कमांडर्स, जनरल्स यहाँ पर बैठे हुए थे और ये काफी टेंशन में थे। 2 साल बीत चुके थे। हालांकि जाओ एम्पायर काफी एक्सपैंड कर चुका था पावर के मामले में, हालांकि एरिया उनका उतना ही था। और इन्हें भी न्यूज आ चुका था कि ये लोग अटैक करने वाले हैं, खास करके किंग वू, जो कि डिवाइन ड्वेलिंग लेवल का एक्सपर्ट है। तो ये लोग काफी चिंतित थे। जाओ किंग का स्ट्रेंथ बढ़ चुका था और ये अल्फा के 8th लेयर पर थे, पर ये काफी नहीं था। इनके सामने में इनके जनरल वे कांगला और ब्लैक वेनम किंग जैसे भी योद्धा यहाँ पर बैठे थे। वे किंग, जो कि इनकी ही लड़की थी, उसे भी दिखाया जाता है। और ये लोग डिस्कशन यही कर रहे कि वो एम्पायर काफी पावरफुल है, शायद हम उन्हें ना हरा पाए, कैसा करना है, क्या करना है। हालांकि इनके पास कुछ पपेट्स भी थे जो कि ब्लैक अबिस से मिले थे जब युआन एक बार वहां पे गया था, पर शायद डिवाइन ड्वेलिंग लेवल का उसे रोकना उनके लिए भी मुश्किल होगा। तभी इस दौरान इनके पास एक इन्फॉर्मेशन है। इनका जो स्पाई डिपार्टमेंट रहता है वो किंग जाओ को आकर के रिपोर्ट करता है कि हमारे पास सेंगजाओ कॉन्टिनेंट से एक अर्जेंट रिपोर्ट आया है।
अभी जो सेंगजोउ कॉन्टिनेंट है और जहाँ पर ये लोग रहते हैं यानी किंगजाऊ वगैरह, इसे कांगमांग कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये एक दूसरे से काफ़ी दूर है। उतना दूर से न्यूज़ ये भी हैरान थे। तो मैं हल्का से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो कांगजुआन हेवन है उसके अंदर कई सारे कॉन्टिनेंट हैं। उनमें से एक है सेंगजोउ कॉन्टिनेंट, कांगमांग कॉन्टिनेंट, ऐसे ही बहुत सारे होंगे। अब जाओ किंग थोड़ा एक्साइटेड भी थे और इनका हार्ट बीट बढ़ जाता है क्योंकि सेंगजोउ कॉन्टिनेंट में ही कांगजुआन सेक्ट है जहाँ पर युवान पढ़ता है। अभी तुरंत ही सोल्जर को बोलते हैं जो भी न्यूज़ है बताओ। और इस समय वे कांगलांग वे किंग को भी पता था कि प्रिंस युवान काफ़ी टैलेंटेड है, पर कांगजुआन सेक्ट काफ़ी बड़ा है, तो पता नहीं वो वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे होंगे। ब्लैक वेनम किंग भी इस न्यूज़ को सुनने के लिए काफ़ी उतावला था और 2 साल हो गए थे युवान का इन्हें कोई न्यूज़ नहीं मिला था। इसके अंदर अभी भी वो थोड़ा सा नफरत तो नहीं, पर थोड़ा सा वो था कि युवान की वजह से ही यहाँ पर इसे रहना पड़ता है, ब्लैक वेनम किंग को। और अब ये बंदा, ये जो सोल्जर था, स्टोरी बताता है कि योर मैजेस्टी, मिथिक यूटोपिया में एक बैटल हुआ था। उसके बाद हमारे हाईनेस प्रिंस काफ़ी फेमस हो गए और उन्होंने सैक्रेड पैलेस के 2-3 चोजन वंस को मार दिया और फिलहाल कांगजुआन सेक्ट में भी वो प्रमोट होकर के 2nd नंबर के चोजन वन बन गए। अब ये न्यूज़ सुन करके सभी लोग एकदम हिल से जाते क्योंकि इनको मालूम था, थोड़ा बहुत तो न्यूज़ सबको पास रहता ही है, कि चोजन वंस मिनिमम अल्फा 9th लेयर के ही होते हैं और चोजन वंस का पावर तो अल्फा 9th लेयर पर रहता है, पर नॉर्मल 9th लेयर से ये काफ़ी ऊपर होते हैं। जेनेसिस की स्टार मिनिमम 50-60 हज़ार तो होते ही हैं। अब ये लोग सोचने लगते युवान जब गया था यहाँ से तो वो बस हेवेंस गेट लेवल पे था और इतना कम समय में वो अल्फा के पीक पर है। किंग जाओ जो कि थोड़ा बहुत डिसस्पिरिटेड हो रहे थे, अब युवान का न्यूज़ सुन करके ये एक्साइटेड हो जाते कि जाओ डिक्लेयर कर, हम वो एम्पायर से आखिरी तक बैटल करेंगे, क्योंकि इन्हें युवान पे भरोसा था। बस कांगलांग यही समझा रहे थे कि इन्हें थोड़ा सा समय चाहिए, युवान करीब है अल्फा 9th लेयर, अगर वो डिवाइन ड्वेलिंग में एंटर करे तो मजा ही आ जाएगा। जाओ किंग भी मन में सोचते कि युवान तुम टेंशन मत लो, तुम बस ट्रेन करो, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि थोड़ा समय निकाल सकूं ताकि तुम इस दौरान डिवाइन ड्वेलिंग में एंटर कर जाओ। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।